Hello students, welcome again in my channel Speak Up Spoken Center। ये सेशन डिज़ाइन किया गया है जो इस साल जो बिहार बोर्ड के बच्चे इंटरमीडिएट का पेपर देने जा रहे हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर के एक पोएम को हमने एनालिसिस करने की कोशिश की है और इस पोएम में इसकी हम लोग समरी को देखेंगे और इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके जो ऑथर हैं, जो इसके पोइट हैं, इसकी भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि हमने चैप्टर का नाम लिया कि ये एक पोएम है द सोल्जर। तो द सोल्जर ऐसा ही लग रहा है कि सोल्जर सैनिक किसी देश के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो उन्हीं में से एक जो रूपर्ट ब्रूक इसको लिखने वाले हैं, जो इसको कंपोज किए हैं वो रूपर्ट ब्रूक हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता को देखते हैं कि ये कविता किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। तो ये जो कविता लिखा गया है वो रूपर्ट ब्रूक ने कंपोज किया और कंपोज किया ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था, उसी के दौरान ये कविता लिखी गई। और रूपर्ट ब्रूक एक पोइट थे और साथ साथ वो सोल्जर में भी रहे, यानी कि वहाँ जो इंग्लैंड का सोल्जर था उस आर्मी में भी रहे। तो अब हम लोग सबसे पहले रूपर्ट ब्रूक की जीवनी के बारे में देखते हैं। तो रूपर्ट ब्रूक, जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन 1887। तो रूपर्ट ब्रूक 1887 में जन्म लेते हैं और काफ़ी लंबी लाइफ तो नहीं होती है उनकी, वो 1915 में डेट कर जाते हैं। और तो ये उनकी अर्ली लाइफ को हम लोग देखते हैं तो वो बिलोंग करते थे टू एन एकेडमिक फैमिली, यानी कि उनकी फैमिली जो थी वो ऑलरेडी पढ़ी लिखी फैमिली थी, एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। और उनकी जो हायर एजुकेशन हुई वो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई, यानी कि ये इंग्लैंड के बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसके किंग्स कॉलेज में इनकी हायर एजुकेशन पूरी हुई। और ये पोइट इतने हैंडसम थे कि एक और पोइट्स हैं W.B. येट्स, वो इनको जो है डिस्क्राइब करते हैं, इनको कंसिडर करते हैं कि दैट रूपर्ट ब्रूक इज़ द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। यानी बताते हैं कि जो रूपर्ट ब्रूक है वो इंग्लैंड के हैंडसमेस्ट पर्सन हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि इन 1915 जब वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था अभी, उसी दौरान इनकी कविता ये द सोल्जर लिखते हैं, क्योंकि इंग्लैंड भी पार्टिसिपेट कर रहा था उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो उस वर्ल्ड वॉर के समय लिखे तो इनकी जो मौत हो जाती है वो सेप्टिसेमिया से, सेप्टिसेमिया एक डिजीज़ है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, यानी उनका मृत्यु हो जाता है। तो उन्होंने खास करके जो अपने काम किए हैं वो पैट्रियोटिक चीज़ों पे काम किए हैं। तो उनको कह सकते हैं कि जो उनके पोएम थे वो उनके पोएम ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हीज पोएम्स इंस्पायर्ड द पैट्रियोटिज्म इन द सिटीजन, यानी कि जो वहाँ के लोग थे, वहाँ की जो आर्मी थी, उसको जो है ना पैट्रियोटिक थिंग्स, यानी कि जो देशभक्ति जगाने का काम की थी इनकी कविताओं ने। तो उनको इस वजह से इनको वॉर पोएट भी कहा जाता है। तो हमें ये याद करना होगा कि जो रूपर्ट ब्रूक है उनको वॉर पोएट के नाम से भी रिमेंबर किया जाता है। तो जैसे सभी पोएम का है कि जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट बोलते हैं, और तो उसी तरीके से इनको, और अभी कल के क्लास में हमने बताया कि जो जॉन कीट्स हैं, जॉन कीट्स को हम लोग जो है बोलते हैं रोमांटिक पोएट, उसी तरीके से इनको जो होता है वॉर पोएट का दर्जा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो होती है ये जो द सोल्जर पोएम है, ये पोएम 14 लाइन का है। तो 14 लाइन्स के, तो यानी कि 14 लाइन्स के जो पोएम्स होते हैं उसको हम लोग सोनेट बोलते हैं, यानी कि सोनेट बोलते हैं कि जो पोएम 14 लाइन्स के हों। तो 14 लाइन्स में ये भी पोएम है द सोल्जर भी, तो सोल्जर भी ये क्या हुआ कि एक प्रकार का सोनेट है। तो उस तरीके से इन्होंने लगभग 5 वॉर सोनेट्स लिखे, यानी कि 5 वॉर सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं टोटल। तो वो 5 वॉर सोनेट्स में से ही एक वॉर सोनेट है जो कि द सोल्जर है। और अनडाउटली, इनफैक्ट सचमुच में और रियल ये है
कि उसमें से द बेस्ट कलेक्शन था ये द सोल्जर, जो आपके चैप्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि द सोल्जर चैप्टर के, तो सर द सोल्जर चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, उनकी एनालिसिस कर लेते हैं कि चैप्टर में रूपर्ट ब्रूक ने क्या लिखने की कोशिश की है। तो पहली लाइन आपके अपने टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। यहाँ रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि इफ़ आई शुड डाई, इफ़ आई डाई इन द वॉर, जैसे कि बताया कि ये जो कविता का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस ज़माने में, उस समय में 1914-15 के समय में चल रहा था। तो वो लिखते हैं कि इफ़ आई डाई इन द वॉर, मैं इस वॉर में अगर मर भी जाता हूँ, शहीद भी हो जाता हूँ, सो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मैं एक अलग तरीके से इस बारे में सोचता हूँ कि दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, वो भले ही दूसरे देशों की भूमि हो या जमी हो, कहीं भी कोई एक किनारा हो जहाँ मैं मर जाऊँ, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए जो है वो इंग्लैंड का हो जाए। यानी कि तो उनका कहना है कि इंग्लैंड की जीत हो, क्योंकि सेना जब किसी देश पे चढ़ जाती है, जब दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, तो जितने ज़मीन तक वो चले जाते हैं उतना उस देश का जनरली हो जाता है, ऑक्यूपाई कर लेता है वो देश। तो बोलते हैं कि अगर मैं फॉरेन कंट्री के भी किसी कोने में मरूं तो वो जगह जहां मैं मरूं वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। तो फिर अगली लाइन में लिखते हैं एंड देयर शैल बी, ऐसा हो। फोर्थ लाइन देखिए, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, अ डस्ट whom England bore sapped more aware, made aware, सॉरी। तो ये कहते हैं कि इन दैट अर्थ, वो भूमि, वो धरती, वो मातृभूमि, अ रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड, वो जो मातृभूमि है वो हम मेरे डस्ट से, मेरे मरने के बाद जो मिट्टी है या वो भी है, उस वो मिट्टी उसमें मिल जाए और वो धरती जो है इनरिच हो जाए उससे, अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, क्योंकि वो मिट्टी, वो इंग्लैंड की मिट्टी जिससे मैं बना, आई बोर, सिप्ड, पला बढ़ा, एंड मेड अवेयर, और उसने मुझे अवेयर किया, इतना ज्ञानी बनाया, इतना जानकार बनाया, तो मैं मरने के बाद इसी मिट्टी में मिल जाना चाहता हूँ। उनका कहने का मतलब यहाँ पे होता है, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि जो उसी मिट्टी से इंग्लैंड ने मुझे बनाया, क्रिएट किया, बोर किया एंड सेप्ड किया, मुझे पाला पोषा और मुझे जानकारी दी, मुझे इस स्टेज पे पहुंचाया, तो मैं उसी में मिल जाना चाहता हूँ मर मिट करके। फिर वो बोलते हैं गेव वंस हर फ्लावर टू लव हर वेज टू रोम, तो वो कहते हैं कि गिव वंस, यानी कि उसने दिया, जो उनकी मातृभूमि इंग्लैंड ने, हर फ्लावर टू लव, उनकी फूल पत्तियाँ पौधों को उसने लव करने के लिए दिया। यानी कि यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं कि जो वहाँ की अनाज है, जो पेड़ पौधे हैं या जो फूल हैं, उसको लव करने के लिए दिया इंग्लैंड ने, एंड हर वेज टू नो, और उसकी सड़कें, उसकी उनको आज़ादियाँ मिली घूमने के लिए उस देश में, और एंजॉय करने के लिए जो आज़ादी मिली उस देश में। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, यानी अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, बोलते हैं कि ये जो बॉडी है, जो उनकी बॉडी है, बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ये बॉडी जो है वो इंग्लैंड का है, और इंग्लैंड्स ऑलवेज ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और हमेशा इसने इंग्लैंड की हवाएं ली हैं, इंग्लैंड की सांसों में जिए हैं। तो ये कहते हैं कि ये इंग्लैंड का बना हुआ मेरा बॉडी है, और इसमें जो सांसें हैं जितनी मैंने ली है और ले रहा हूँ वो इंग्लैंड का है, इसीलिए मैं अगर इंग्लैंड के लिए मर भी जाऊँ और वो धरती इंग्लैंड की हो तो मैं बड़ा खुश नसीब होऊंगा। तो ये इस मामले में कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तो
यहाँ पे हो गया कि इंग्लैंड, अब देखते हैं, देखिए वो अपनी मातृभूमि की चर्चा कर रहे हैं कि इंग्लैंड में उनको क्या क्या मिला, ठीक है। तो उसमें देखिए अब लास्ट 8वें लाइन में हम लोग पहुँचते हैं, वॉस्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम। वो बोलते हैं कि जो इंग्लैंड है उसने क्या किया, वॉश बाय इट्स रिवर, उसने मुझे नहाने के लिए और आनंद लेने के लिए रिवर्स यानी कि नदियाँ दी इंग्लैंड ने, ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, और इसकी सूरज ने मुझे तपाया, इसकी सूरज ने मुझे रोशनी दी, एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे। और वो बोलते हैं कि ये जो है ऐसा मैं सोचता हूँ, एंड थिंक मैं सोचता हूँ क्या, दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, और ये जो सोल है, मतलब मैं हृदय से सोचता हूँ कि थ्रू डेथ मेरा जैसे कि मृत्यु हो और मैं शहीद हो जाऊँ, तो ये प्योरली इंग्लैंड के लिए हो, और मैं अगर मर मिट भी जाऊँ इसके लिए तो मुझे कोई गम नहीं है, मैं इसी के लिए बना हूँ और इसी में मर मिट जाना चाहता हूँ। उनका कहना है कि आई एम मेड ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लैंड लिव्स, यानी मैं इंग्लैंड से बना हूँ और इंग्लैंड में ही मर मिट जाना चाहता हूँ, मुझ में इंग्लैंड है और मैं इंग्लैंड का हूँ। तो वो कहते हैं कि जो माई कंसस विल रिटर्न इमोरल वैल्यू, सॉरी पहले लाइन को देखते हैं फिर उसके बाद इनके चैप्टर को देखते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। अ पर्ल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। वो बोलते हैं कि जो अपल्स इन द इटर्नल माइंड, जो मेरे हृदय में जो चीज़ें हैं, मेरे कॉन्शसनेस लाइक जो चीज़ें हैं, और जो बीटिंग पल्स, जो मेरी धड़कन है, सांसें हैं, एंड जो मेरा ब्यूटीफुल थॉट्स है, जो आज मैं लिख पा रहा हूँ, जो मैं बता पा रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ अपने देश के लिए, सब कुछ दैट इंग्लैंड गिव है, यानी कि वो कहते हैं कि जिसे इंग्लैंड ने दिया है, तो आज जो कुछ भी हूँ और ये जो धड़कनें धड़क रही हैं, जो मेरे इंटरनल माइंड में जो कॉन्शसनेस है, जो मॉरलिटी है, जो ये ब्यूटीफुल थॉट्स है, वो इंग्लैंड ने दिया है। हर साइट्स एंड साउंड्स, तो वो कहते हैं कि जो हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। तो ये कहते हैं कि जो इंग्लैंड है वो क्या है कि जो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, क्या चीज़ें रिटर्न करना चाहता हूँ, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। तो वो कहते हैं कि जो इसका साइट्स है, साउंड ऑफ माई होम कंट्री, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे कंट्री का, और जो मतलब कि वहाँ की जो सीन है, दृश्य है, और जो साउंड है, वो चीज़ें, एंड जो ब्यूटीफुल ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और जो खुशहाली भरा दिन, जो ब्यूटीफुल ड्रीम्स, जो हैप्पी वाला दिन मैंने इंग्लैंड में बिताया, दिन रात, ठीक है, एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, और जो खुशियाँ, जो आनंद वाला समय, लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, मतलब मैंने यहाँ पे लर्निंग का नहीं है, जो मैंने दोस्तों से सीखा, दोस्तों के साथ शेयर किया, एंड जेंटलनेस, और जो वो उसकी कृतज्ञता, उसके बदले मैं इंग्लैंड को लौटा सकूँ, तो अगर लौटा सकूँ तो लौटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई विल रिटर्न इंग्लैंड्स जेंटलनेस। तो ये जो मैंने दिन रात अच्छे सीन देखे, अच्छा समय बिताया, खुशियों वाला दिन रहा, मैंने दोस्तों के साथ ठहाके लगाए, दोस्तों के साथ हंसना बोलना सीखा, ये सब कुछ इंग्लैंड को शायद लौटा सकूं, तो मैं उसे लौटाना चाहता हूं, या फिर मैं लौटाऊंगा इस तरीके से, जब शहीद हो जाऊंगा तो शायद लौट पाएगा। ऐसे तो ये कर्ज कभी मातृभूमि का कर्ज अदा होता नहीं है। तो फिर ये क्या कहते हैं, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश इवेंट, और वो कहते हैं कि जो मेरा दिल है, जो मेरा दिमाग है,
और जो शांति है, पीस अंडर, जो शांति मिला मुझे अंडर द इंग्लिश इवेंट, और वो शांति हमको कहाँ से मिलता है, इंग्लिश इवेंट, यानी कि इंग्लैंड की धरती, इंग्लैंड की जो स्वर्ग वाली धरती है, उस स्वर्ग वाली धरती पर मैं क्या करना चाहता हूँ, एट आई एम इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश इवेंट, और उस धरती के लिए मैं इस इंग्लैंड की स्वर्ग वाली जो धरती है उसी पे अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं शांति से यहीं मरना चाहता हूँ। और पहले भी वो लाइन में बता चुके हैं कि अगर फॉरेन लैंड में भी अगर हमारी मृत्यु हो तो वो लैंड हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। तो इस तरीके से लाइन का एक्सप्लेनेशन है। इसको हम लोग इन शॉर्ट समरी में देखते हैं कि ओवरऑल रूपर्ट ब्रूक क्या कहना चाहते हैं। तो आइए हम लोग समरी देख लेते हैं। द सोल्जर इज़ वेरी पॉपुलर सोनेट। तो पहली लाइन हम लोग कह सकते हैं कि द सोल्जर एक बहुत ही वेरी पॉपुलर सोनेट है, कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। तो ये है कि एक बहुत ही पॉपुलर सोनेट है, यानी सोनेट यानी हमने बताया कि 14 लाइन की पोएम्स को बोलते हैं सोनेट। तो वो जो है वो 14 लाइन के पोएम को सोनेट बोलते हैं। तो ये जो कंपोज किया है रूपर्ट ब्रूक ने कंपोज किया है। और हमने पहले ही बताया कि वो क्या थे कि ही वॉज अ सोल्जर ऑफ इंग्लैंड के एक सोल्जर थे, एक सैनिक थे, और एक पोएट भी थे, एंड द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। बताया हमने कि W.B. येट्स उनको कहते हैं कि वो हैंडसमेस्ट यंग मैन थे। ऐसे तो हैंडसमेस्ट हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग करंट मॉडर्न इंग्लिश में बनाते हैं द मोस्ट हैंडसम, लेकिन उस समय का ये लिखा हुआ है तो हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड वो लिखते हैं। सो अब देखते हैं कि इस पोएम में क्या होता है। सो इन दिस पोएम द पोएट शोज द पैट्रियटिज्म टू हिज कंट्री। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पोएट है इस पोएम में अपने कंट्री के प्रति जो है वो देशभक्ति जाहिर करता है, और उसका ग्रेटफुलनेस, थैंकफुल है अपनी बातों को लेकर के। सो द सोल्जर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ हिज डेथ। जो पोएट है एक सैनिक के रूप में वो नहीं डरता है मरने से। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। वो रेडी है, वो चाहता है कि मैं जो है अपने मातृभूमि के लिए, अपनी धरती के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दूँ, बस जहाँ मरूँ वो मेरा धरती हो, मेरे देश की धरती हो। ही रिमेंबर्स हिज कंट्री व्हेन ही वाज बोर्न एंड ग्रोन एंड ग्रेटिट्यूड। मतलब कि जब वो जन्म लिए और कैसे वो पले बढ़े इस धरती में, और कैसे जो आज कुछ हैं वो कैसे इस धरती ने उन्हें दिया, इस बातों को वो याद करते हैं, उसके प्रति ग्रेटफुलनेस हैं अपने मातृभूमि के प्रति। सो व्हेन ही शुड डाई, वो कहते हैं कि व्हेन ही शुड डाई ओनली थिंग दैट, वो ऐसा सोचते हैं कि देयर शुड बी अ कॉर्नर ऑफ हिज मदरलैंड। वो चाहते हैं कि जो उनका जो सेक्रीफाइस हो, वो अगर वो मरे भी तो वो जो धरती हो, वो जो कॉर्नर, किनारा, छोटा किनारा भी हो, वो अपने देश का हो। ठीक है, फिर हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं। जैसे इवन इन हिज डेथ आई वुड फील पीस इन हर हर्ट बिकॉज ही डाइड ऑफ फॉर हिज कंट्री। वो कभी इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो भले ही मैं मरता हूँ, मैं अपनी मृत्यु में भी खुश हूँ, मुझे शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अपने देश के लिए, क्योंकि वो अपने देश के लिए मरते हैं, तो इसमें खुशी होगी उनकी। सो आगे इस कविता में वो कहते हैं ही सेज इंग्लैंड हैज़ क्रिएटेड एंड शेप्ड मी। वो कहते हैं कि जो इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया है, इंग्लैंड ने मुझे बनाया है, पाला पोसा है, तो शेप किया है। इंग्लैंड हैज़ गिवन मी इट्स एयर और हर ईयर टू ब्रीदिंग। इंग्लैंड ने अपनी धरती, अपनी हवाओं को दिया मुझे सांस लेने के लिए, मेरे दिल को धड़कने के लिए, एंड इट्स रिवर टू वॉश, और इनकी नदियाँ दिया हमें नहाने के लिए, हमें एंजॉय करने के लिए, जो भी है। तो ये वाटर के लिए कहना चाहते हैं कि जो यहाँ हमें पानी मिला, हमें हवाएं मिली, हम जो कुछ भी हैं, तो ये पूरी चीज़ें को एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें इंग्लैंड से क्यों इतना प्रेम है, क्यों इंग्लैंड के लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, इन बातों को इसमें लिखना चाहते हैं। सो इंग्लैंड
गेव इट्स प्लांट्स एंड वाटर टू टेक मी। वो कहते हैं कि जो इंग्लैंड है इसने वाटर दिए और यहाँ के प्लांट्स को दिए मुझे खाने के लिए, मुझे पीने के लिए। सो आई बिलोंग टू इंग्लैंड एंड इंग्लैंड रिसाइड्स मी। वो कहता है कि मैं इंग्लैंड से बिलोंग करता हूँ और इंग्लैंड मेरे अंदर रहता है और मैं इंग्लैंड का। सो ही डज नॉट वॉन्ट टू डू, और इस कविता में ये भी है कि वो नहीं चाहते कि कभी वॉर हो। ही डज नॉट वॉन्ट टू बी इन वॉर एंड वॉन्टेड बी अ पीसफुल कंट्री। वो नहीं चाहते हैं कि कोई वॉर हो और वो हमेशा से पीसफुल कंट्री चाहते हैं कि पीसफुल कंट्री हो, शांति भरी कंट्री हो, देश हो। इन हिज ड्रीम ही ऑलवेज सी द साइड्स दैट देयर आर नो वॉर्स बिटवीन टू कंट्री। वो अपने सपनों में देखते हैं कि जो किसी देश के बीच ऐसे कोई झगड़े ना हो, शांति भरी कंट्रियाँ हो, ऐसा दृश्य हो जो मैंने इंग्लैंड को देखा है, जो शांति भरा है, पीसफुल है, ये सब है। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सो द सोल्जर इज ऑफ रूपर्ट ब्रूक इज अ वॉर पोएम, इज अ पैट्रियोटिक पोएम एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम डेडिकेटेड टू वंस कंट्री। और ये बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है जो किसी देश के लिए, किसी सैनिक के लिए, उमंग के लिए और किसी देश के लिए समर्पित है। तो इस तरीके से इसकी समरी है और हम आप लोग के सुविधा के लिए इसकी समरी हिंदी में स्क्रीन पे शो कर देते हैं और इंग्लिश में भी शो कर देते हैं। आप लोग चाहें तो उसको लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।